हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एड्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये जो टॉपिक है एड्स का ये वैसे ही काफी छोटा है और इसमें हम ज्यादा कुछ एडवांस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एचआईवी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एड्स जो है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स का जो फर्स्ट केस है वो रिपोर्ट हुआ था 1981 में। इन लास्ट 25 ईयर और सो, पिछले बीते हुए 25 सालों में या उससे ज्यादा टाइम में 25 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी कि 250 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचआईवी की। एचआईवी जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वो पैथोजन है जो कि क्या करता है, कॉज करता है एड्स को। क्या करता है, कॉज करता है एड्स को। अगर हम एचआईवी की बात करें तो ये रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। एनवलप एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में आरएनए जीनोम यानी कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और जिसको एक एनवलप करा जाता है एक प्रोटीन के द्वारा। अब इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे मैंने इसकी पूरी स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो ये है हमारे एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने डार्क मतलब ब्लैक कलर से काफी थिक कर रखा है, इसको हम बोलते हैं लिपिड एनवलप। क्या बोलते हैं, लिपिड एनवलप बोलते हैं। लिपिड एनवलप पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। इस लिपिड एनवलप पे ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन के दौरान, कब, इन्फेक्शन के दौरान बाइंड करने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, बाइंडिंग में मदद करते हैं विद द मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल से बाइंड करने में। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन, बाइंड विद CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन टी हेल्पर सेल एंड मैक्रोफेज सेल। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बात हो गई। अब इसके अंदर ये जो है ये होता है कैप्सिड P17 और एक होता है कैप्सिड P24। कैप्सिड P24 जो है वो जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है या आरएनए जीनोम को कह सकते हो सराउंड करता है। अब इसके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि ये हमारे प्रोटीएज एंजाइम है, हमारा इंटीग्रेज एंजाइम है जो कि क्या करता है, इसके डीएनए को यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल को ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट यानी आपस में जोड़ने में मदद करता है। और इसके पास होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाने में मदद करता है। ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, कि कैसे एचआईवी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अगर पहला हम इसका ट्रांसमिशन का मोड पढ़े तो वो है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए एक मेल या एक फीमेल, कोई भी एक जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है एचआईवी से, इन्फेक्टेड है एचआईवी से, और अगर वो किसी और पर्सन के साथ सेक्स करती है और वो कंडोम जो कि प्रोटेक्शन होती है उसको यूज नहीं करते, तो जो अदर पर्सन है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल को, उसको एड्स होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि जो एचआईवी है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अब इसका जो सेकेंड ट्रांसमिशन का रूट है वो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड की जरूरत है। अब डॉक्टरों ने क्या करा, एक ब्लड डोनर को लिया, क्या करा, एक ब्लड डोनर को लिया और उसका ब्लड बिना चेक करे इस पर्सन को चढ़ा दिया। अब अगर मान लीजिए इस पर्सन को एचआईवी था तो इस ब्लड की वजह से इस पर्सन का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको भी एचआईवी हो जाएगा। तीसरा जो एड्स का ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर करके, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन को क्या है, एड्स हो रखा है, उसने क्या करा, एक इंजेक्शन को यूज करा, एक इंजेक्शन को यूज करा। अब अगर इस इंजेक्शन को कोई दूसरा यूज कर ले, कोई दूसरा यूज कर ले तो उस दूसरे पर्सन को एड्स हो सकता है। ठीक है, तीसरा ये है। चौथा क्या है कि एक इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को
एड्स जो है वो पास हो जाए थ्रू प्लेसेंटा। सो ये कॉमन ट्रांसमिशन के केस देखे जाते हैं। और इसमें हमने जो बात करी शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ये जो केस है ये ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो कि ड्रग या फिर मतलब ड्रग लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उनमें ये चीज ज्यादा देखी जाती है। और हाँ, बहुत लोग या फिर आपने टीवी में देखा होगा, लोगों को अवेयर करने के लिए ये ऐड दिखाया जाता है कि जो एड्स है वो साथ में खाना खाने या साथ में रहने से नहीं फैलता। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, नीट में पूछा जा सकता है। पीपल विद हाई रिस्क, अब कौन से ऐसे पीपल हैं जिनको एड्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? तो इसका पहला है इंडिविजुअल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है उनमें एड्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि रेड लाइट एरिया में जो रहते हैं उनको। सेकंड, ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनियसली, जो ड्रग एडिक्ट हैं जो कि ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं उनमें हाई रिस्क है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे लोग जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है उनको हाई रिस्क होता है एड्स होने का। चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, इनको भी हाई रिस्क होता है। नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कांटेक्ट, ये जो एड्स है ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता, मतलब कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, अगर उसे एड्स है और आपने उसे हाथ मिला लिया या आप उसके गले लग गए तो उससे एड्स नहीं फैलता। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं आज के समाज में कि हाथ मिलाने से या गला मिलने से भी एड्स फैलता है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड एन अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स। अब होता क्या है, मान लीजिए आपको एड्स का इन्फेक्शन हुआ, आपको एड्स का इन्फेक्शन हुआ, तो इस एड्स के इन्फेक्शन के सिम्टम दिखने में मंथ से ईयर्स लग जाते हैं, मतलब महीने से सालों लग जाते हैं इसके सिम्टम्स दिखने में। और ये जो टाइम होता है इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स दिखने का, इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स दिखने का, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एड्स में, ये महीने का भी होता है और सालों का भी होता है। कई कई में 10-12 साल तक पता ही नहीं चलता कि उस पर्सन को एड्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ HIV की, HIV कैसे लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है और कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो HIV है इसकी स्ट्रक्चर है रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ये इसका ग्लाइकोप्रोटीन है 120 और ये CD4 रिसेप्टर है जो कि मैक्रोफेजिस सेल पे, ये जो मैंने पूरी सेल बनाई है ये मैक्रोफेज सेल है इस पे, और टी हेल्पर सेल पे मौजूद होते हैं। तो होता क्या है, HIV सेल जो है वो CD4 रिसेप्टर से बाइंड होकर यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करती है और अपने जीनोम को यहाँ रिलीज कर देती है। अब इनका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, जैसे आपको पता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाते हैं। और सिंगल स्ट्रैंड DNA में ये रेप्लिकेशन करके क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंड DNA बनाते हैं। क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंड DNA बनाते हैं। अब मैंने बताया था कि इनके पास इंटीग्रेज एंजाइम होता है। अब इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है? इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को जो होस्ट का DNA है उससे जोड़ने में मदद करता है। अब ये क्या हुआ, ये DNA पूरा एक DNA बन गया और इससे क्या बनता है? mRNA बन जाता है। इससे क्या होता है? mRNA बन जाता है, यानी मैसेंजर RNA बन जाता है। अब ये जो मैसेंजर RNA है ये दो काम करता है। क्या? एक तो वायरल प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। वायरल प्रोटीन कहने से मेरा मतलब है कि ये कैप्सिड का फॉर्मेशन करेगा जो कि जीनोम को एनवलप, मतलब जीनोम को कंटेन करेगा, RNA जीनोम को। और ये mRNA क्योंकि इन्फेक्शियस है तो इसमें जो इन्फेक्शियस mRNA होता है वो और वायरल प्रोटीन, ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं? एक HIV का सेल बनाते हैं और एक्सोसाइटोसिस कर लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब इस मैक्रोफेज से बाहर निकल जाते हैं। और ये जो पूरी साइकिल है ये चलती रहती है तब तक जब तक बहुत नंबर ऑफ सेल ना हो जाए या फिर आपकी डेथ ना हो जाए, या टिल डेथ ये साइकिल जो है चलती रहती है। इसीलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज में ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका जो नंबर है इन्फेक्टेड पर्सन में वो लगातार डिक्रीज हो रहा होता है, यानी तेजी से घट रहा होता है। जो नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल होती है एक नॉर्मल पर्सन में वो 1200 होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट व्हेन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल इज लेस देन 200 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी अपॉर्चुनिटी मिलने पे इन्फेक्शन कॉज होना, ये जो है स्टार्ट होता है जब आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल का जो नंबर है वो 200 से कम हो, 200 से कम हो। अब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है इसको कॉज करते हैं मायोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी एंड अदर पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अब इनमें देखिए एनसीईआरटी में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो एड्स में डेथ होने का मेन रीजन होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम का। मायोबैक्टीरियम जो है 80% पॉपुलेशन में पाया जाता है, 80% पॉपुलेशन में पाया जाता है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी ठीक होती है तो ये क्या होता है, डर के एक चुपचाप कोने में बैठा हुआ होता है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये शहंशाह बनके आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है और आपकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मायोबैक्टीरियम है यही असली रीजन होता है एड्स की वजह से मौत होने का। अब हम बात करते हैं एड्स के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट की। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो एड्स को डायग्नोस करने के लिए एलाइजा का यूज करा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इसको कैसे परफॉर्म करा जाता है ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, सो अगर आप उसे देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। ये जो एलिजा है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब इससे सिर्फ हम डायग्नोस करते हैं कि एड्स है या नहीं है। बाकी जो इसको कंफर्म करने का टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अगर आप पॉजिटिव आए तो आपको 100% एड्स है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आर पार्शियली इफेक्टिव। अब देखिए अगर ये जो एड्स होता है ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता, ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता, ठीक है। एड्स जो होता है कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता, इसके लिए हम कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यूज करते हैं जैसे कि रिटोनाविज, जो कि क्या करता है, प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसको हम यूज करते हैं। अब इसकी वजह से होता यह है कि जो नॉर्मल इंसान है उसका लाइफ स्पान तो बढ़ जाता है, मतलब अगर उसको एड्स हुआ है तो वो थोड़े और दिन जी लेगा, लेकिन हम इस बीमारी को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो इसका एक ही तरीका है एड्स से बचने का, वो क्या है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीपल को एजुकेट कर सकते हैं कि एड्स किन वजह से फैलता है, कैसे फैलता है और हमें इनसे बचने के लिए क्या चीज यूज करनी चाहिए, इसका हम एजुकेट कर सकते हैं पीपल को। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी भी बनाई है जिसको हम बोलते हैं नाको। क्या बोलते हैं, NACO, नाको, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करती है, पीपल्स को अवेयर करने का, उनको एजुकेट करने का काम करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप एड्स टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को पढ़ेंगे।